सी शार्प लैंग्वेज कोर्स से मुराद ये है कि हम उसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लैंग्वेज के वो हम पढ़ेंगे। वैसे ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, सी प्लस प्लस में पढ़ी होंगी आप लोगों ने। और दूसरी अगर जावा अगर आपने पढ़ी है तो उसमें भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, एक्सप्रेशंस वगैरह, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप स्टेटमेंट्स। तो आप कोई भी जब लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, लाइक आप सी शार्प स्टार्ट कर रहे हैं या इन फ्यूचर आप पाइथन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हर लैंग्वेज के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। लेकिन उसका फायदा ही एक लैंग्वेज को में आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसको, लाइक आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा हुआ है ये सारी चीज़ें, तो अगर आप उसमें अच्छे तरीके से पढ़ लेना तो फिर ये फायदा होता है कि दूसरी लैंग्वेज की ये जो कोर पार्ट होता है ना वो आप खुद से पढ़ सकते हैं। कोर पार्ट सब लैंग्वेजेस का सेम होता है, चाहे वो सी प्लस प्लस है, चाहे वो जावा है, चाहे वो पाइथन है, चाहे वो वीबी है, चाहे वो पीएचपी है। ठीक है, कोई सी भी लैंग्वेज देख लें, सबका कोर पार्ट सेम होता है, लेकिन सिंटैक्स में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो लेकिन इसमें ये होता है कि हर लैंग्वेज की कुछ इम्तियाजी चीजें भी होती हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं होती, तो वो अलहदा होती हैं, लेकिन ये कोर सबकी सीख जैसी होती है। ठीक है, कोर का मतलब फाउंडेशन, बेसिक्स। तो हम आज स्टार्ट करेंगे अपना वेरिएबल्स से। ये जो हम इंशाल्लाह आज ये वेरिएबल, डेटा टाइप्स वगैरह ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। ये नोट्स मैंने अपडेट कर दिए थे, इसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले वेरिएबल है, ये वेरिएबल की डेफिनेशन है कि अ वेरिएबल इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन कंप्यूटर्स मेमोरी। ये इसकी डेफिनेशन है वेरिएबल की। मतलब कंप्यूटर मेमोरी है, वहां पे मुख्तलिफ स्टोरेज लोकेशंस होती हैं, और वहां पे वेरिएबल को एक स्पॉट, एक बॉक्स मिल जाता है, एक से ज्यादा बॉक्स भी मिल सकते हैं। तो उसका जो खास एड्रेस होता है मेमोरी उस बॉक्स का, वो उस वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है। यूं समझ लिया, अगर हम दुनिया में यहाँ पे कोई प्लॉट वगैरह लेते हैं तो उसकी रजिस्ट्री हमारे नाम हो जाती है, उसकी मलकियत हमारे नाम लग जाती है। इसी तरह जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर से उसको थोड़ी सी जगह उसको अलॉट कर दी जाती है वेरिएबल। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेरिएबल इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, तो वेरिएबल्स बनाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमने डाटा को प्रोसेस करना होता है। डाटा कहीं रखेंगे तो उसको प्रोसेस करेंगे ना। लाइक अगर हमने मैथ्स का क्वेश्चन करना है तो उसको नोटबुक पे लिखेंगे ना आप, खाली आप अपने दिमाग के अंदर तो नहीं कर सकते सारा प्रोसेस, उसको नोटबुक के ऊपर लिखेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट निकालेंगे आप। इसी तरीके से अगर आपने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है तो उसका डाटा आपको कहीं रखना पड़ेगा। डाटा कहाँ रखेंगे? मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर पड़े हुए डाटा को आपको किसी रेफरेंस से कॉल भी करना पड़ेगा, वेरिएबल के थ्रू आपको कॉल करना पड़ेगा। तो वेरिएबल्स के जरिए ही आप अपना सारा डाटा प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर डाटा टाइप भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। सी प्लस प्लस में आपने 4-5 जो फेमस डाटा टाइप्स हैं, लाइक इंट, फ्लोट, डबल, चार, यही थी। एक स्ट्रिंग भी थी, लेकिन वो करेक्टर डाटा टाइप की ही वेरिएशन है ना, वो अलग से कोई नहीं है। यहां पे देखें, ये पूरा टेबल ये देखें बना हुआ है। इसमें पहले आप इंटीग्रल, ये देखें इंटीग्रल डाटा टाइप्स हैं ये सारी यहां तक। बाइट, एस बाइट, शॉर्ट, यू शॉर्ट, इंट। सबसे पहले आप इस इंट को देखें। ठीक है, ये इंट वही है, सी प्लस प्लस वाला वही है। मतलब इसमें इंटीजर वैल्यू आ सकती है, लेकिन ये कितने बाइट्स का है? सी प्लस प्लस में जब आप टर्बो सी प्लस प्लस में काम करते थे तो वहां पे 2 बाइट्स का इंट बनता था। लेकिन अगर वही सी प्लस प्लस का प्रोग्राम आप लिखते हैं कोड ब्लॉक्स कंपाइलर में तो वहां पे वो 4 बाइट्स का बनता है। ओके, और ये इसकी अगर रेंज लिखी हुई है, ये समथिंग 2 बिलियन बनती है। -2 बिलियन से लेकर +2 बिलियन तक इसकी रेंज है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये एक है यू इंट, इसका डिफरेंस देखें आप। एक इंट होता है और एक होता है यू इंट। यू का मतलब है अनसाइंड। क्या मतलब है?
अनसाइन जी, अनसाइंड का वर्ड निकला है साइन से, SIGN। मैथमेटिक्स में साइन का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस, यही होता है ना? जी जी, यही है। उसके अंदर इंटीजर में तो है नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक है, बट इसके अंदर ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। साइन अगर आप साथ लगाते हैं तो पता लग जाता है कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। लेकिन अगर आप साइन ना लगाएं तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा नंबर समझा जाता है? पॉजिटिव। तो ये अनसाइन का मतलब है ऐसे नंबर जिसके साथ साइन नहीं लगा होता, तो ये पॉजिटिव होते हैं सारे। तो इस वजह से इसकी रेंज देखें, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है। ठीक है, समझ आ गई? सेकंड, आप ये लॉन्ग डाटा टाइप देखें, ये कितने बाइट्स की होती है? तो इस हिसाब से रेंज देखें, कितनी रेंज है इसकी। ये बिलियंस से भी आगे, आई थिंक ट्रिलियंस के अंदर चली जाती है ये रेंज इसकी। ठीक है, इसी तरह ये अनसाइंड लॉन्ग है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस किस्म की वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके मुताबिक आप डेटा टाइप चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एज स्टोर करनी है, किसी स्टूडेंट की एज, तो उसके लिए आपको लॉन्ग रखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इंट भी रखने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट शॉर्ट भी रखने की जरूरत नहीं है। बाइट ठीक है उसके लिए। बाइट की रेंज क्या है? सबसे सूटेबल यही हुई ना फिर। और अगर आपने फर्ज करें किसी स्टूडेंट के मार्क्स, उसके मैट्रिक के मार्क्स स्टोर करने, फिर मुझे बताएं कौन सी डेटा टाइप सूटेबल है। यू शॉर्ट, शाबाश, ये वाली। ये शॉर्ट रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज उसमें नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकते। जी शाबाश। और बाइट भी सूटेबल नहीं है बिकॉज उसके जो मार्क्स इससे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बेटी ने आंसर बताया है यू शॉर्ट, ये सबसे बेस्ट आंसर है इसका। इसी तरह अगर आपने फर्ज करें किसी कस्टमर का जो बैंक बैलेंस है, जो लैक्स में भी हो सकता है, करोड़ में भी हो सकता है, वो स्टोर करना है, उसके लिए कौन सी डेटा टाइप चूज सूटेबल? यू एंड कर ले आप, उसके लिए सूटेबल है। बिकॉज अगर यू शॉर्ट करेंगे तो वो तो थाउजेंड्स तक सम उसकी रेंज है, तो वो यू एंड में चला जाएगा। समझ आ गई बात? अगर आपने अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है बिटवीन, वो आपने स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको यू एंड भी कम पड़ जाएगा, वो इससे भी ज्यादा है। फिर आप चले जाएंगे लॉन्ग में। समझ आ रही बात? तो आपको इतनी डिफरेंट डाटा टाइप्स का आपको समझ आ रही होगी ये कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं। ये तो है इंटीग्रल डाटा टाइप्स। उसके बाद है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में हमारे पास वैसे तो ये दो ऑप्शन हैं, एक फ्लोट ये वाली है, एक डबल है। एज यूजुअल आप लोगों ने C++ में पढ़ी होंगी ये सारी। सेम नंबर ऑफ बाइट्स हैं, 4 and 8। और एक और डेसिमल डाटा टाइप है, इसमें 16 है। ठीक है, तो आप इनकी रेंजेस देखें। अच्छा, ये जो डाटा टाइप्स इस्तेमाल होती हैं जहां पे फ्रैक्शनल वैल्यूज स्टोर करनी हो, आपने फ्रैक्शनल वैल्यूज, फॉर एग्जांपल मैंने पाई की वैल्यू स्टोर करनी है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। या मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सेव करनी है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन में आ रही है ना, उसके लिए कौन सी डेटा टाइप चूजेबल है, सूटेबल है? फ्लोट या डबल या पाई के लिए कौन सी सूटेबल होगी? रेंज देखें आप इसकी। फ्लोट की रेंज होती है ±1.5 इंटू 10⁻⁻45 से लेकर ये है इसकी रेंज। फ्लोट उसके लिए सूटेबल है। ठीक है, अब मैं कोई एक और एग्जांपल देता हूं। एटम का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। 10⁻, तो उसके लिए आप ये देखें इसकी रेंज क्या है, 10⁻, तो उसके लिए आप फ्लोट रख सकते हैं। लेकिन समटाइम्स अगर आपने दो इलेक्ट्रॉन्स का मास को आपने प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो फिर ये फ्लोट की रेंज से बाहर निकल जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन्स के मास को प्लस करेंगे तो -31 से डबल हो जाएगा, -62 पे चला जाएगा। प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे,
तो फिर फ्लोट सूटेबल नहीं है, फिर आप कहाँ जाएंगे, डबल में। समटाइम्स आपने स्पेस के हवाले से कुछ डाटा महफूज करना होता है, या स्पेस में चले जाएं या आप एटम्स के अंदर चले जाएं। ये अल्लाह पाक की कुदरत है कि स्पेस में जाएं तब भी वैल्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। अगर आप एटम के अंदर चले जाएं एक माइक्रोस्कोप लेवल पे तो वैल्यूज छोटी से छोटी होती चली जाती हैं। तो एक रेंज ऐसे की आती है जहां पर डबल की रेंज भी खत्म हो जाती है। फिर आप किसको यूज करेंगे, डेसिमल को। ठीक है, यहां पे इसकी ये प्रिसीजन लिखी हुई है 7 डिजिट्स, ये लिखी हुई है 15 to 16। ये प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, प्रिसीजन का मतलब होता है आपने डिवाइड किया 20 को 3 से, क्या किया आपने, किसको किससे, तो आंसर क्या आएगा 6.66। लेकिन क्या ये एक्यूरेट आंसर है, क्या हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते इसको, 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, क्या आंसर आएगा 3.33। ये कहीं पे रुकेगा, ये चलता जाएगा। एक स्टेज आएगी आप उसको ना, वो जो आखिरी वाला 3 होगा ना उसको 4 कर देंगे। ऐसे ही होता ही नहीं होता। कर लेंगे ताकि और में स्टॉप हो। लेकिन समटाइम्स हमें जो फ्रैक्शनल आंसर जो होता है ना पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद, उसको मजीद डिटेल में चाहिए होता है। कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जहां पे आपको बहुत डिटेल में आंसर चाहिए होता है। जब आप फिजिक्स में काम करते हैं या केमिस्ट्री में या किसी ऐसी इंजीनियरिंग पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं, इसमें अशारिये के बाद आपको बहुत डिटेल में आंसर चाहिए होता है। 10 डिजिट्स तक आंसर चाहिए या 20 डिजिट्स तक आंसर चाहिए। फिर आप यहां से चूज करेंगे वाइसली कि आपने कौन सी डाटा टाइप चूज करनी है। अगर तो आपको 7 डिजिट्स तक आंसर चाहिए फिर आप फ्लोट चूज कर लेंगे। अगर आप इससे भी डिटेल में आंसर देखना चाहते हैं, ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट डेटा टाइप है बूल। ये आप लोगों ने C++ में नहीं पढ़ी है आप लोगों ने। वहां पे हम ट्रू फॉल्स टाइप डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते थे इंट वेरिएबल। इंट वेरिएबल की वैल्यू 1 करते थे तो उसको हम अज्यूम करते थे दिस इज ट्रू, 0 करते थे तो हम अज्यूम करते थे फॉल्स। तो यहां पे उसके लिए एक अलग डेटा टाइप है बूल। ठीक है, अच्छा उसके बाद है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है ना ये रेफरेंस डेटा टाइप है। अभी हम देखेंगे वैल्यू टाइप्स में और रेफरेंस टाइप्स में क्या फर्क होता है। ये जो ऊपर हमने जितनी भी पढ़ी है सारी वैल्यू टाइप्स हैं। कौन सी है, और ये जो से नीचे आ रही हैं सारी रेफरेंस टाइप्स है। स्ट्रिंग बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, डिफरेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई अल्फाबेट्स स्टोर करने हैं, मोर देन 1 अल्फाबेट्स या डिजिट्स या स्पेशल सिंबल्स, एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, और MS वर्ड में काम किया आप लोगों ने, MS वर्ड या नोटपैड के अंदर कभी लिखा है कुछ, तो जितना भी डेटा आप लिख रहे होते हैं ना वो सारा स्ट्रिंग होता है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर भी हो सकता है और हजारों कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, लाखों कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर से मुराद अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, एनीथिंग। उसके बाद एक और है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनम स्ट्रक्ट को भी डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल हम यहां तक की आप करें स्ट्रिंग तक। ठीक है जी, वैल्यू टाइप्स में और रेफरेंस टाइप्स में क्या डिफरेंस होता है, सिंपल सा डिफरेंस है। C++ में आपने जितनी भी डेटा टाइप्स पढ़ी थी ना वो सारी की सारी वैल्यू टाइप्स थी, उसमें रेफरेंस टाइप नहीं थी। हाँ उसमें उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है। तो जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाके किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो रेफरेंस टाइप बन जाती है। इसकी ना मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज दिस इज मेमोरी। मेमोरी के अंदर लोकेशन बनी होती हैं।
ठीक है। एंड सो ऑन, बहुत सारी लोकेशन इसके अंदर हो सकती हैं। इसके अंदर बिलियंस ऑफ लोकेशंस होती हैं रैम के अंदर, ठीक है। आपने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम क्या रखा आपने, फर्ज करें एक्स, ठीक है। और अच्छा, ये मेमोरी के हर लोकेशन का एक खास एड्रेस भी होता है। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस क्या है, 001, इसका एड्रेस क्या है, ठीक है। मेमोरी की हर लोकेशन का एक खास एड्रेस होता है। एंड सो ऑन। तो आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया एक्स, तो कंपाइलर क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये इंट वेरिएबल है, कौन सा है, इंट वेरिएबल को 4 बाइट्स मिलते हैं मेमोरी के अंदर, तो इसको 4 बॉक्स मिलेंगे एक्स को। फिलहाल हम ज्यूम कर रहे हैं कि 1 बॉक्स मिला है, तो हम इसको ये फर्ज करें कि ये वाला बॉक्स इसको मिल गया एक्स को। अब जब जब भी हम एक्स की कोई वैल्यू साइन करेंगे ना, वो डायरेक्टली इस बॉक्स में जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। अब रेफरेंस टाइप क्या होती है, एक हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया y, ठीक है। x की सूरत में क्या होता है कि हम जब भी कोई x के अंदर वैल्यू रखते हैं तो उसके x के रेलिवेंट बॉक्स के अंदर जाके सेव हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने x को वैल्यू दी है 30, तो वो इस बॉक्स में जाके सेव हो जाएगी, सिंपल। लेकिन ये रेफरेंस टाइप है y, इसमें क्या होगा, फर्स्ट करें इसको ये वाला बॉक्स मिला, अब इसके अंदर वैल्यू नहीं आएगी, y के अंदर वैल्यू नहीं होगी, इसके अंदर किसी और लोकेशन का एड्रेस होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे इसके पास किसका एड्रेस है, किसका एड्रेस है, ये वाला बॉक्स, यानी ये आगे किसी और मेमोरी बॉक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जब आप y के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे तो ये यहां पे वैल्यू स्टोर नहीं होगी, बल्कि वहां पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वहां पे जाके वैल्यू। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप का। तो यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि इस तरह का हमें जरूरत क्यों पेश आई। देखें, जो वैल्यू टाइप्स होती है ना, उसके जो नंबर ऑफ बाइट्स होते हैं ना, वो लिमिटेड होते हैं। 1 बाइट, 2, 4, 8, 16, डेसिमल का आई थिंक 16 होते हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम्स हमें कुछ रैंडम डाटा महफूज करने की जरूरत पेश आती है, जो सैकड़ों बाइट्स के अंदर भी जा सकता है, हजारों बाइट्स के अंदर भी जा सकता है, कम बाइट्स भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता होता कि उसमें कितने बाइट्स का डाटा जाना है। तो फिर हम क्या करते हैं, मेमोरी के अंदर जगह बना देते हैं, भाई ये जगह है, जितने बाइट्स लेने हैं ले लो, और इसको जो फर्स्ट जो बाइट है ना, उसका एड्रेस बता दो जहां से आपका डाटा शुरू हो रहा है। तो ये 005 जो है ना, ये फर्स्ट बाइट का एड्रेस है। अब यहां से हो सकता है आगे हजारों बाइट्स का डाटा यहां पड़ा हो जो 0005 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है रेफरेंस टाइप की। हमने अब देखें यहां पे पढ़ा था स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ आगे, वेरिएबल लेंथ, मतलब इसका आपको कोई आइडिया नहीं है कि कितने बाइट्स लेगा, इसलिए रेफरेंस है। बिकॉज इसमें हमें इनिशियली कोई आइडिया नहीं होता ये कितने बाइट्स लेगा। एक कैरेक्टर भी हो सकता है, 1 लाख कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो बाकी डाटा टाइप्स हैं, इसमें तो नंबर ऑफ बाइट्स फिक्स होते हैं ना, तो एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए एक बॉक्स पूरा चाहिए होता है मेमोरी का। फर्स्ट करें हमारी स्ट्रिंग 500 कैरेक्टर्स की है, तो वो तो इसमें से किसी डाटा टाइप में नहीं आएगी, तो इसके लिए रेफरेंस बनाया जाता है। पूरे एक मेमोरी का सेट ही अलग कर दिया जाता है, और उस मेमोरी को जहां पे रखा जा रहा है स्ट्रिंग का, उसका स्टार्टिंग एड्रेस यहां पे रख दिया जाता है। तो कहा जाता है जितना मर्जी डाटा रखना है रखो। क्लियर? ओके। ये जो है ना इंट, फ्लोट, चार, ये सारी की सारी वैल्यू टाइप्स हैं, और स्ट्रिंग जो है वो रेफरेंस टाइप है, ऑब्जेक्ट भी रेफरेंस टाइप है। ये स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, इनम, स्ट्रक्ट, ये सारी रेफरेंस टाइप है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होती है। तो ये स्टेटमेंट समझ आ रही है, देखें किसी बच्चे को समझ ना आ रही हो ये चीज, ये वाली स्टेटमेंट, क्या किया हमने, सिंपली डाटा टाइप का नाम लिखा है, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा है, ठीक है।
अब यहाँ पे आप इस इंट की जगह पे कोई भी डाटा टाइप चूज कर सकते हैं, फ्लोट, डबल, जिस डाटा टाइप का आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं। ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, तो मुझे ये प्रैक्टिकली करवाने की जरूरत है, ठीक है। ये फिर एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया है मैसेज, और उसको साथ वैल्यू भी दे दी है। तो ये जस्ट डिक्लेरेशन नहीं हो रही, ये इनिशियलाइज भी हो रहा है साथ, ठीक है। डिक्लेरेशन में जस्ट ये होता है कि हम दो चीजें बताते हैं, डाटा टाइप और उसकी वेरिएबल का नाम। अगर आप साथ उसकी वैल्यू भी बता दें तो इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है। तो अगली डेफिनेशन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इसकी एग्जांपल हम ऊपर कर चुके हैं। ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की एक और एग्जांपल आ गई, ठीक है, समझ आ रही है। और यहां पे क्या हुआ है, डिक्लेरेशन अलहदा हुई है और इनिशियलाइजेशन अलहदा हुई है, ठीक है। अब ये एक छोटी सी एप्लीकेशन आ गई है, आप लोगों ने ये खुद करनी है प्रैक्टिकली, होपफुली आप लोग कर लेंगे। क्या लिखा है, ये सिंपल कंसोल एप्लीकेशन है। यहां पे मैं एक चीज ना बता दूं आपको कि अभी ऑन गोइंग हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे ना, कोर के, लैंग्वेज कोर के फाउंडेशन, मतलब अभी इसके बाद हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, लूप स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। तो ये जो आपको कोड मिलेगा ना, ये सारा ऐसे ही मिलेगा आपको, कंसोल एप्लीकेशन वाला। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपने इसके लिए कंसोल एप्लीकेशन ही बनानी है। आप GUI एप्लीकेशन बना के, किसी बटन बना के उस पे डबल क्लिक करके उसके पीछे ये सारा कोड लिख सकते हैं, जस्ट लाइक जो मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स करवाए हैं आपको, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि आपने कंसोल एप्लीकेशन ही बनानी है, GUI एप्लीकेशन में किसी बटन के पीछे भी कोड लिखा जा सकता है सारा। लेकिन फिलहाल आप कोर को समझने के लिए सारी जितना भी कोर लैंग्वेज का कोड है ना, वो सारा कंसोल एप्लीकेशंस के थ्रू ही बनाए, समझने में आसान होता है। अच्छा ये देखें क्या हुआ, ये इनिशियलाइज हुआ है, यहां पे क्या हुआ है, ये भी इनिशियलाइज हुआ है। ये देखें डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स बने हैं, समझ आ रही है। ये बूल का है, इसको क्या वैल्यू दी है देखें, जी बेटा दोनों वैल्यूज आ सकती हैं। इसको क्या वैल्यू दी है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद सिंपली इन सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करवा दिया। इस स्टेटमेंट में कोई मसला तो नहीं है, कोई चीज ना समझ आई हो, ये मैंने समझाई हुई है सारी चीजें आपको, ठीक है। बाकी जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि इंट, डबल, ये कौन सी डाटा टाइप्स हैं और अगर वेरिएबल्स के नाम हमने यूज किए। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर्स भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर जानते हैं ना आप लोग। इसमें से जो चीज नहीं जानते आप मुझसे पूछ लें। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि वेरिएबल की वैल्यू में 1 ऐड करता है, डिक्रीमेंट 1 माइनस करता है। प्लस एक ऐसा भी है जिसको हम यूनरी कहते हैं, और माइनस एक ऐसा भी है जिसको हम माइनस यूनरी कहते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स और बाइनरी ऑपरेटर्स में क्या डिफरेंस होता है। एक होता है यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो एक ऑपरेंड पे काम करते हैं, एक वैल्यू के ऊपर अपना प्रोसेस करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो दो वैल्यूज से अपना प्रोसेस करते हैं, दो ऑपरेंड्स पे। लाइक मैंने लिखा है A+B, तो प्लस यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ बाइनरी ऑपरेटर। या मैं सिंपल प्लस बी लिख दिया है, तो अगर मैं सिंपल प्लस बी लिखूंगा ना, इट मींस कि मैं उसकी साइन की बात कर रहा हूँ, एडिशन की बात नहीं कर रहा। A+B लिखा हूं तो इट मींस मैं ऐड कर रहा हूं दो वैल्यूज को। अगर मैं सिंपल प्लस बी लिख रहा हूं इट मींस साइन चेंज कर रहा हूं उसकी मैं। या माइनस बी लिख देता हूं तो इट मींस कि मैं उसकी साइन चेंज कर रहा हूं, वो यूनरी ऑपरेटर है। समझ आ रही बात। यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो वन ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं, और बाइनरी कौन से होते हैं जो 2 पे करते हैं, और एक और भी होता है टर्नरी जो 3 वैल्यूज पे काम। उसके बाद ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आ गए।
अच्छा, लॉजिकल नॉट है, उसके बाद आना चाहिए था ये लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, ठीक है। ये भी आप लोगों ने पढ़े होंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। किसी बच्चे को नहीं पता तो मुझसे पूछ ले। बिटवाइज ऑपरेटर्स, अच्छा उसको बाद में देखते, पहले ये रिलेशनल ऑपरेटर्स देखें। ग्रेटर देन, लेस देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और इक्वल टू। समझ आ गई? ये भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। उसके बाद ये बिट वाइज है। बिट वाइज ऑपरेटर्स आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे पहले। ये ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो किसी भी डाटा के इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर काम करते हैं। आप लोग जानते हैं कि कोई भी वैल्यू है वो जब मेमोरी के अंदर जाके महफूज होती है तो उसके इंडिविजुअल बिट्स बनते हैं, 1-0 की शक्ल में आ जाती है वो। ये तो जानते हैं ना आप लोग। तो जब हम उनका बिट बाय बिट कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम फिर ये बिट वाइज ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। ये देख ले कौन कौन से हैं। बिट वाइज एंड है, बिट वाइज और है, बिट वाइज जोर है। डीएलडी पढ़ रहे हैं आप लोग? पढ़ी है? डिजिटल लॉजिक सर्किट्स नहीं पढ़े? लॉजिक गेट्स वो सारे बिट वाइज ही होते हैं, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है। ये डीएलडी में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। अगर नहीं पढ़ी तो हम पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक और बिट वाइज ऑपरेटर ऊपर रह गया, ये वाला, ये टेल्डा साइन है, नॉट साइन भी कहते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ गए। कौन से हैं? इसमें इक्वल टू है, ये तो आप लोग जानते हैं इक्वल टू। ये वैल्यू साइन करता है एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल से, ठीक है। उसके बाद ये प्लस इक्वल टू, इसका क्या मतलब होता है प्लस इक्वल टू का? राइट साइड में लेफ्ट साइड। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फर्ज करें है ए, उसकी वैल्यू है 10, ठीक है। मैंने लिखा ए प्लस इक्वल टू 5, तो क्या होगा इससे? जमा जो राइट है ना सारी वो ए वाली वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? शाबाश, ये सिंपल सिंपल सी बात है। प्लस इक्वल टू क्या करता है? वो उस वेरिएबल में ये वैल्यू ऐड कर देगा, सिंपल। अगर यहां माइनस इक्वल टू लगा दें फिर क्या होगा? हाँ जी, अगर यहां ये ऐसा लगा दें फिर मल्टीप्लाई इसका रिजल्ट आएगा 50, ऐसे ही होगा ना। अगर हम ऐसा लगा दें फिर क्या होगा? डिवाइड शाबाश, 2 आ जाएगा। अगर ऐसे कर दें फिर क्या होगा? 0 आ जाएगा। शाबाश। 10 रिमाइंडर 5 0, ठीक है, समझ आ गई? ओके। इसी तरह ये एंड इक्वल टू है, और ये बिट वाइज एंड है, ठीक है। बिट वाइज को फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये लाजम से देखेंगे इसको। बाकी तो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं सारी। उसके बाद फिर हम चलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है ये देखें। मैं फॉर एग्जांपल यहां पे लिखता हूं 2 + 2 × 2। इसका क्या मतलब? इसका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा, 8 आएगा। 8 कैसे आएगा बेटा? 6 कैसे आएगा? क्योंकि सारी वो मल्टीप्लेक्सिंग जो प्रेसिडेंस है उससे ज्यादा है, पहले मल्टीप्लाई पहले ये इसने ऑपरेट होना है। तो बिकॉज रूल्स होते हैं ना मैथमेटिक्स के, वो सारे रूल्स इधर भी अप्लाई होते हैं कि जब आप कोई पैरेंथेसिस के बगैर कोई ऑपरेटर्स यूज करते हैं। पैरेंथेसिस किसे कहते हैं? ये पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट्स, ये पैरेंथेसिस कहते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाते तो फिर आप वो मैथमेटिक्स के रूल्स फॉलो करेंगे। तो उसमें ये प्रेसिडेंस ये सारी दी हुई है कि प्रेसिडेंस नंबर 1 किसकी है? पैरेंथेसिस की। यानी अगर कोई चीज ब्रैकेट्स में है तो पहले इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सेकंड पैरेंथेसिस किसकी है? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पोस्टफिक्स, ठीक है।
और उसके बाद ये भी, इनकी भी सेकंड है फंक्शन कॉल, इंडेक्सर, मेंबर, एक्सेस, इसको फिलहाल छोड़ दें आप, सिंपल सिंपल चीजें देख लें। अच्छा, थर्ड प्रेसिडेंस किसकी है? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्रीफिक्स वाला। अच्छा, ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का पता है आप लोगों को? सही पोस्ट इफेक्ट जो पहले से ऐड हो मतलब प्रीफिक्स के बाद। यानी ये देखिए, फर्ज करें ये कुछ हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा सी, हमने लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस 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 बी। अब मुझे बताएं इसके एंड पे, इस स्टेटमेंट के एंड पे ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी? ये क्या है? इंक्रीमेंट ये प्रीफिक्स है या पोस्ट फिक्स है? प्रीफिक्स पोस्ट ये पोस्ट फिक्स है। पोस्ट का मतलब है बाद, बाद में और प्रीफिक्स पहले। प्रीफिक्स पहले। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहाँ लगाया, वेरिएबल के बाद में या पहले? वेरिएबल के बाद तो दिस इज पोस्ट फिक्स। अगर यही इंक्रीमेंट वेरिएबल से पहले लगा होता तो प्रीफिक्स। तो अभी ये ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट बाद में होगा, पहले नहीं होगा। पहले यहां पे ए की जो मौजूदा वैल्यू क्या है, पहले यहां पे इसकी मौजूदा वैल्यू आएगी, साथ में बी की वैल्यू ऐड होगी। इसका आंसर क्या निकला? और ये 5 असाइन हो जाएगा सी को। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट होना है लेकिन बाद में होगा। समझ आ गई बात ये? और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, C इज इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस बी, अब क्या होगा? सी की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अब ये प्रीफिक्स है, वो कह रहे हैं कि पहले इंक्रीमेंट करो, बाकी काम बाद में करना, ठीक है। तो पहले इसकी जो 2 वैल्यू थी ना इसकी, में ऐड होगा, ये होगा आंसर। और बी की वैल्यू क्या है? वो भी 3 है, ठीक है। तो उसको आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। ए की वैल्यू 3। ए की वैल्यू दोनों सूरतों में 3 ही होनी है, लेकिन जो फर्क पड़ना है वो एक्सप्रेशन पे फर्क पड़ जाता है। बट यहाँ पे सी की वैल्यू बाद में सी के, इसमें कोई इशू तो नहीं होगा ना? सी की वैल्यू बेटा इशू हुआ है ना, देखें यहाँ पे सी की वैल्यू, सर आपने ना पहले हमने प्रीफिक्स किया, लेकिन वो लिखने में मतलब कि फॉर्मेट करने में, जैसे सी की वैल्यू 6 लिखा, ए की वैल्यू 3 लिखी, फिर वो आंसर रिपोर्ट ऊपर भी चली वो हमने रूल तो अप्लाई किया तो पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। मुझे आपकी बात क्वेश्चन समझ आंसर सके वो आगे जी, आंसर में डिफरेंस ही करिए। आंसर में डिफरेंस आ रहा है बेटा, देखे ना यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का, देखिए आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है, इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या बन रहा है, तो आंसर में डिफरेंस आ रहा है ना, डेफिनेटली फर्क आएगा। प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में आपके जो जिस वेरिएबल के ऊपर लगा हुआ ना उसमें डिफरेंस नहीं आना, लेकिन वो आपकी जिस एक्सप्रेशन के अंदर यूज हुआ है ना वहां डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा था आपने। अच्छा, उसके बाद अब प्रीफिक्स पोस्टफिक्स की समझ आ गई। आप देखें जो पोस्टफिक्स की जो है ना वो प्रेसिडेंस ऊपर है, पहले पोस्टफिक्स सॉल्व होगा, ये बात रूल्स में याद रखिएगा। यानी ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है ए प्लस 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 बी, किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा, कौन पहले वाला होगा? प्रीफिक्स पहले वाला होगा, पोस्टफिक्स पहले वाला होगा? हाँ, वैसे प्रीफिक्स पहले हल होना चाहिए था। इट मींस इस टेबल में कोई प्रॉब्लम है। चलो मैं इसको देख लूंगा, बल प्रीफिक्स पहले हल होना है, ये हल होगा फिर इसने बाद में हल होना है, ठीक है। इसमें टेबल में कोई प्रॉब्लम लग रही है मुझे। अच्छा खैर, उसके बाद चलते हैं। फिर ये मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस की बराबर है। उसके बाद बारी आएगी एडिशन सब्ट्रैक्शन की, फिर ये शिफ्ट ऑपरेशंस हैं, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, फिर ये बिट वाइज वाले ऑपरेटर्स आ गए, ठीक है। फिर ये लॉजिकल, उसके बाद आखिर में आएंगे असाइनमेंट। असाइनमेंट सबसे एंड में होती है, मतलब फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन है ना ये वाला, ठीक है, इसमें असाइनमेंट स्टेटमेंट है ना, ये इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू सबसे एंड में जाके हुआ है, राइट साइड सारी सॉल्व हो गई, उसके बाद जाके उसने साइन किया है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद एक और टॉपिक होता है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। इससे क्या मतलब होता है? देखें, अगर फर्ज करें ये लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, अब बताएं। अब देखें मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखें ये देखें बराबर है। मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर तीनों की जो प्रेसिडेंस है वो इक्वल है, और वो दोनों इकट्ठे आ गए। अब पहले मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा? कैसे, कौन से रूल के तहत कह रहे हैं पहले डिवाइड होगा? ये मैथमेटिक्स वाले रूल नहीं वो लगाने, यहाँ पे इसकी एसोसिएटिविटी है वो लगाएंगे। कुछ अब जब सेम प्रेसिडेंस की चीजें आ जाती है ना, तो फिर हम देखते हैं उसकी एसोसिएटिविटी क्या है, मतलब वो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा या राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा। तो जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है ना, आप यहाँ पे देखें, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर, इनको कैसे सॉल्व करना है? मिल गया रूल। तो हमने रूल्स के मतलब सी के रूल्स को फॉलो करना है। मैथ्स के भी हो सकते हैं जहां पे सी का रूल नहीं मिलता, वहां पे मैथ्स का रूल फॉलो कर लें, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई होगा ये, इसमें सम टाइम बहुत डिफरेंस आ जाता है। अगर आप डिवाइड को पहले कर दें मल्टीप्लाई को, इसमें डिफरेंस बाद आ जाता है। कैसे बेटा? अगर हम मल्टीप्लाई को पहले करें तो ये 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, इक्वल टू 2। 0 कैसे आ गया? आपकी मेरी जैसी मैथ है, सेम आंसर आ रहा है, लेकिन समटाइम्स डिफरेंस आता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, डिफरेंस आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? तो व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? सिंपल, जहां पे कोई ऑपरेटर इन्वॉल्व हो जाए ना, फॉर एग्जांपल दिस, या आपने लिख दिया a+2, ठीक है। तो दिस इज एन एक्सप्रेशन, जहां पे कोई ऑपरेटर और कुछ ऑपरेंड्स इन्वॉल्व हो जाए वो एक्सप्रेशन बन जाता है। तो ये एक्सप्रेशन इस तरह का बहुत सिंपल भी हो सकता है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। लाइक मैंने लिख दिया b² माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारे ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। अगर तो आपके एक्सप्रेशन के अंदर आ रहा है कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो ये एक्सप्रेशन कहलाएगा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, बिकॉज ऑपरेटर कौन सा है इसके अंदर? अरिथमेटिक। अगर इसके अंदर आ रहा है कोई रिलेशनल ऑपरेटर, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? रिलेशनल एक्सप्रेशन। इसी तरह लॉजिकल एक्सप्रेशन भी होते हैं, उसमें कौन से ऑपरेटर्स आएंगे? ये वाले। एक होता है टर्नरी एक्सप्रेशन, जिसके अंदर हम क्वेश्चन मार्क कॉलन वाला एक ऑपरेटर पढ़ेंगे, वो आ जाए तो ये बन जाता है टर्नरी कंडीशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर असाइनमेंट एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें इक्वल टू आ रहा होता है। बिट वाइज एक्सप्रेशन कौन से होते हैं? जिसमें बिट वाइज ऑपरेटर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन वाले एक्सप्रेशन होते हैं, ये हमने शायद प्रीवियस किसी प्रोजेक्ट में किया भी था। और फिर फंक्शन कॉल वाले भी हम देखेंगे बाद में। फिलहाल आपने ये 3 याद रखना है, कौन कौन से? अरिथमेटिक, रिलेशनल, ठीक है, बाकी बाद में देख लेंगे। और ये एक एग्जांपल आ गई, ये देखें एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये देखें num1 प्लस, फिर एक और एग्जांपल आ गई, ये देखें एक्सप्रेशन, देखें ये पूरा एक्सप्रेशन है एक। सही है, समझ आ रही? एनी क्वेश्चन बेटा? जी बेटा, ये डॉलर्स का इसलिए इस्तेमाल होता है, ये गौर से समझ लें सब बच्चे जिनको नहीं पता। देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक मेरे पास वेरिएबल है फॉर एग्जांपल a, और इसकी वैल्यू क्या है? 5। मैंने यहाँ पे लिखना है कंसोल डॉट राइट लाइन, ये मैंने लिख दिया, डबल कोट्स लगा दिए, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट करवाना है कि वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, आगे a की वैल्यू लिखी आ जाए। तो 2 तरीके हैं, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, आगे डबल कोट्स खत्म हो गए, यहाँ पे लगाऊंगा प्लस, उसके बाद a की वैल्यू, ऐसे, ठीक है। अगर तो आप ये वाला मेथड
यूज करना चाहते हो ये भी ठीक है, या आप ऐसा करें, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं नीचे, यहां पे लगा दें डॉलर साइन डबल कोट्स के शुरू में, और जहां पे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है ना डबल कोट्स के अंदर रहते हुए, वहां पे लगा दें कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख दें। तो ये खत्म कर देंगे आप। जी बेटा, हाँ ये खत्म हो गया। अब जब डॉलर साइन आप लगाते हैं ना, तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स को एक खास समझता है, इसका मतलब कि इसके अंदर जो चीज लिखी है वो वेरिएबल है, कोई आम चीज नहीं है। अगर आप नहीं लगाते डॉलर साइन शुरू में और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं, तो वो इसको कोई खास मतलब नहीं देगा, उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, इसके अंदर लिखी हुई चीजों को एज इट इज प्रिंट कर देगा, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। तो ये हमारा डॉलर साइन का पर्पज है। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? ये मैंने आपको पेज नंबर 26 तक करवा दिए, कल इंशाल्लाह हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके।